हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कुछ और इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक पर। सो गाइस, अगर आपने इस चैनल को नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपको लगातार यहाँ भी 2 से 4 वीडियो पर डे जीके जीएस रीजनिंग और सबके लिए मिलेंगे। और अगर आप एनटीपीसी की स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो आपके 4 आवश्यकताएं होती है। टोटल कितनी आवश्यकता होती है? 4 आवश्यकता। एक आपका भूमि, वो पहली आवश्यकता है, और दूसरी आवश्यकता जो होती है वो आपकी श्रम होती है, यानी कि ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तीसरी आवश्यकता जो होती है वो आपकी भौतिक पूंजी होती है, और लास्ट वाली जो आवश्यकता होती है चौथी, वो आपकी मानव पूंजी होती है। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 पर। देखिए कह रहा है, तट कर और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT यानी कि गैट को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो GATT को WTO द्वारा, जी हाँ दोस्तों, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 1 जनवरी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। गैट का मतलब क्या होता है भाई? GATT ये बेसिकली टैरिफ और ट्रेड पर सामान्य समझौता, ये एक उसके स्थान पर गैट जो है लागू किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो आपसे कह रहा है, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन चारों में दिया गया था सबसे पहले कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने साथ में किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती, तो आधुनिक खेती पद्धति की कोशिश करने वाले जो किसान थे वो आपके किसके थे? वो आपके पंजाब के थे और उत्तर प्रदेश के थे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 3 है, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है आपसे यहाँ पर, भंडार भारत के खाद्य निगम FCI के मध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो बफर स्टॉक होता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है करेक्ट हो जाएगा। बफर स्टॉक में उस वस्तुओं को आरक्षित रखा जाता है जिसके उपभोग मूल्य में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो कह रहा है भाई, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि कुलीन तांत्रिक राज्य को, जी हाँ ऑप्शन जो इसका 3 है करेक्ट हो जाएगा। कुलीन तांत्रिक यानी कि अभिजात तंत्र, इस सरकार के, ये अगर बात करें तो कुलीन तांत्रिक के बारे में, तो कुलीन तंत्र जो है वो सरकार का एक रूप है जो एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग के हाथों में शक्ति देता है। एक कुलीन राज्य को अपेक्षाकृत छोटे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या अल्पसंख्यक द्वारा चिन्हित किया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। तो आपसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या है? अब बताओ भाई, एक संविधान जो होता है उसमें प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है वो बेसिकली क्या होता है? वो आपका होता है प्रस्तावना। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 4 पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है, मौलिक अधिकार जो है आपका न्याय संगत है। जी हाँ दोस्तों, मूलभूत कर्तव्यों को अगर बात किया जाए तो ये न्याय संगत होता है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है। मौलिक कर्तव्य जो होता है, मौलिक कर्तव्य या मूलभूत जो कर्तव्य होते हैं उनको सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिल सके। लेकिन ये न्याय संगत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य जो होता है न्याय संगत नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। भाई, भारत को एक एकता में बनाए रखने के लिए सहायता मिलती है, क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य से। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सहायता तो मिलती है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि कोई भी नैतिकता को लागू नहीं कर सकता है, वे लागू करने योग्य नहीं होते हैं। वे भारतीय संस्कृत परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम आदि के मूल्यों को याद दिलाने के लिए एक स्मारक पत्र की तरह होते हैं, इसलिए ये न्याय संगत के रूप में नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो कह रहा है, प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा
कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में दोस्तों उत्पाद का जो छठवां भाग है वो कर के रूप में लिया जाता था, और ये भाग जो होता था वो एक हिस्से के रूप में जाना जाता था, और ये राजस्व का भुगतान करने वाले भूमि के कृषि उत्पादन पर राजा का नियमित, प्रथागत और वैध हिस्सा होता था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका 2 है ये करेक्ट हो जाएगा भाई। 1/6वां भाग वो बेसिकली भाग कहा जाता था, तो ऑप्शन जिसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कह रहा है कि मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए ऐसे थे। तो यहाँ पर कह रहा है मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर मगध महाजनपद के जो आपके थे वो आपके बिंबिसार भी था, वो आपका अजातशत्रु भी था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है केवल 1 और 2 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार और आपका अजातशत्रु। बिंबिसार ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए सक्रिय और विस्तारवादी नीतियों को लागू किया था, जबकि अजातशत्रु के बारे में बात करें तो उन्होंने भी विजय और विस्तार की जो नीतियों का पालन है बहुत ही बखूबी किया था। उनके अधीन मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। किसके अधीन में? अजातशत्रु के अधीन में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, नोटिफिकेशन। वर्ष 1884 ईस्वी में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1884 ईस्वी में दोस्तों नटाल कांग्रेस या नेटल भारतीय कांग्रेस यानी कि NIC एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई होगी भाई? दक्षिण अफ्रीका में हुई होगी। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका 1930, जी हाँ दोस्तों 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित थे? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो जैन धर्म था वो व्यापारियों द्वारा समर्पित था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जिसका 2 है यहाँ पर व्यापारी होगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। तो कह रहा है वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि, तो वर्धमान महावीर जो थे वो बेसिकली वज्जी संघ, माफ कीजिएगा वज्जी संघ के समूह था। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। तो आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबको पता होगा भाई, भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। यहाँ तो केरल के वेम्बनाड झील के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 95.6 किलोमीटर है। इसके अलावा यह केरल में सबसे बड़ी झील है और यह राज्य में कई जिलों में फैला हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा ... हिमालय के किस रूप में जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं सतलज और काली नदियों के बीच में जो आपका हिस्सा है वो आपका कुमाऊं हिमालय जाना जाता है। किसके नाम से? कुमाऊं हिमालय। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो आपसे कह रहा है गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो 3 है भागीरथी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो कह रहा है सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? तो सामान्य तौर पर तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो तटीय क्षेत्र है वो बड़ी जो विपरीत स्थितियाँ होती हैं उनका अनुभव नहीं कर पाते। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। देखिए कह रहा है पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? तो पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट विशाखापट्टनम और चेन्नई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने फरवरी 2017 में 800 किलोमीटर विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए ऋण और अनुदान हेतु $375 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किया था और ये 2500 किलोमीटर लंबे पूर्वी तट आर्थिक कॉरिडोर के नियोजित कार्यक्रम का प्रथम चरण है। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कौन से पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा पदार्थ? तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है विंशवाहक। ऑप्शन जिसका फर्स्ट है विंशवाहक ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जो है बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका बिजली के तारों को बनाने के लिए यहाँ पर आपका जो गुण है वो आपका कम गलनांक है। जी हाँ, तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल कर जाएगा। कम गलनांक जो होता है वो बिजली के तारों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई फ्यूज बनाना है, फ्यूज में ज़्यादा गलनांक होगा तो कैसे आपका टूटेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है पराग को पराग कोष एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण करने को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पराग को पराग कोष यानी कि एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में हस्तांतरण करने को हम लोग स्वपरागण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब परागण होता है और बीज का निर्माण होता है। और ये स्थानांतरण तब हो सकता है जब या तो परागकण वर्तिकाग्र पर स्वयं गिर जाते हैं या किसी कीट, हवा या जल जैसे किसी परागकर्ता द्वारा पहुँचा दिए जाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो आपसे कह रहा है कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। तो जीवित जीवों में विरासत की इकाई कौन सी आपकी, वंशाणु या पित्रैक, यानी कि ऑप्शन जो इसका 3 है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम में जीन्स। तो अब तो क्लियर हो गया ना, जीन्स को क्या बोलते हैं, जीवित जीवों में विरासत की इकाई क्या होती है, जीन्स होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। तो कह रहा है मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। तो चमकदार किस प्रकाश के साथ, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नीशियम की जो एक पतली पट्टी होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा सफ़ेद रोशनी के एक तेज कौंध के साथ जलता है। तो किस रोशनी का भाई, सफ़ेद। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 97 कह रहा है अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। भाई अम्ल तथा क्षारक के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं भाई उदासीनीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कह रहा है कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो इसका 4 है, उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वो बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कौन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ह्यूमस की उपस्थिति है ये सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों और जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। भाई ह्यूमस की उपस्थिति क्या होती है, वो मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ना सुनिश्चित करते हैं। ह्यूमस गहरा कार्बनिक पदार्थ होता है जो मृदा में पौधे और जानवरों के अवशेषों के क्षरण पर बनते हैं। उर्वर मृदा के लिए ह्यूमस अत्यंत लाभदायक और पोषक तत्व होता है जिसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसको मिट्टी में छोड़ना मिट्टी की उर्वरकता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि 100 पर। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, ये आपका एज अ होमवर्क है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि प्रकाश, पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो इसका जवाब जो है आपको देना है। तो आई होप इसका जो जवाब है आप लोग को पता होगा। तो ये रेलवे के लिए या और भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं, और इसी तरह के आपको मैथ के, रीजनिंग के, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या अगर अभी आपने हमें तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।